राजा भोज की नगरी है। काय की राजा भोज की नगरी भोपाल है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। और मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान, वन विहार जिसे कहते हैं, है ना, वन विहार, राष्ट्रीय वन उद्यान, है ना। वन उद्यान और राष्ट्रीय वन उद्यान दोनों में अंतर होता है। वन उद्यान मतलब राज्य सरकार द्वारा जिनको सहयोग प्राप्त होता है और राज्य सरकार द्वारा जिनको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय वन उद्यान उनको केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय वन उद्यानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसको प्राप्त होती है? राष्ट्रीय वन उद्यानों को सहायता प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय वन उद्यान अलग केंद्र द्वारा पोषित होते हैं और राज्य की वन उद्यान राज्य द्वारा उनको सहायता दी जाती है और संरक्षण संबंधित उनका राज्यों द्वारा किया जाता है। भीमबेटका कहाँ पे स्थापित है? ये वहीं पे 45 किलोमीटर दूर भोपाल और जौल होशंगाबाद रोड के बीच में पहाड़ी है। वहाँ विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रय पाए गए हैं। यहाँ पे गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव सजोए हुए हैं। मध्यकालीन पाषाण मतलब पत्थरों पर शैलाश्रय का मतलब कहलाता है पत्थरों पर उकेर कर चित्र बनाए गए हैं। काट के जंगल में पत्थरों को काट करके वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, उनको शैलाश्रय कहा जाता है। ये बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर स्थापित है, विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये भीमबेटका में है, होशंगाबाद और भोपाल के बीच में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा नगरी है। और उदयगिरी की गुफाएं ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर है। और भोपाल से विदिशा सांची, जब भोपाल से अपन विदिशा जाते हैं तो सांची नाम का स्थान पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है? सांची के स्तूप हैं जो बौद्ध स्तूपों के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के विश्व प्रसिद्ध स्तूप हैं यहाँ पे। और स्तूपों को तोरण द्वारों द्वारा कलात्मक नक्काशी को देखते हुए बनती है। स्तूपों में जो अपन जहाँ से घुसते हैं, जो मेन गेट हैं, उनको तोरण द्वार कहते हैं। समझ गए आप? तो उस पर नक्काशी बनाई गई है वहाँ पे। सांची से 25 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का भव्य किला है। रायसेन का किला है ये, उस किले का नाम ही है रायसेन का किला, है ना। भोपाल और विदिशा के वहाँ के बीच पे है ये मुगलकालीन अकबर नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 महान ज्ञानी पुरुष थे, उनको 9 रत्न कहा जाता है। उसने रायसेन किले का, उसने अकबर 9 रत्नों में से एक अबुल फजल बहुत अच्छे वहाँ के एक उस समय के लेखक थे अकबर कालीन। उनने रायसेन की किला की भव्यता का वर्णन किया है। हम जब अभी भोपाल से विदिशा होते हुए नरसिंहपुर आए थे तो रायसेन का किला हमने देखा है, पहाड़ी पर बना हुआ है। लगभग 5-7 किलोमीटर ऊंची लंबी पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है वो रायसेन का किला। उसमें राजा महाराजा उस समय रहा करते थे, है ना। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यह स्थान महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बैजू बावरा की संगीत प्रतिष्ठा के लिए भी जाना जाता है। तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का स्थल भी यहीं पर है। कहाँ पे है? ग्वालियर में। समझ गए? यहाँ की मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल भी ग्वालियर ही में है। गुजरी महल में संग्रहालय में प्रदर्शित साल भंजी का की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। गुजरी महल संग्रहालय में स्थापित है साल भंजिका की प्रतिमा जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहीं ग्वालियर ही में। अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला है। अशोकनगर ये डिंडोरी के आसपास है शायद, है ना। अशोकनगर जिला चंदेरी की साड़ियाँ, जिले में चंदेरी की साड़ियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे, विश्व पे फेमस है चंदेरी की साड़ियाँ, अशोकनगर में बनाई जाती हैं, है ना। फिर इसके अलावा
अलावा ऊंचे किले, खूनी दरवाजा, चंदन उद्यान, तालाब और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है अशोकनगर। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि भी कहाँ पर है? चंदेरी में। संगीत के बहुत बड़े संगीतकार थे। दतिया का पीताम्बरा पीठ, शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये पीएससी में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय बाल उद्यान कहाँ पे है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे है ना। 7 पर्वत श्रृंखलाओं से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 7 पर्वतमालाएं सतपुड़ा के जंगल कहलाते हैं। वो पचमढ़ी कहाँ पर स्थापित है? सतपुड़ा के जंगलों में स्थापित है। नर्मदा के दोनों तटों पर पहाड़ी बराबर पैरेलल चलती हैं। तो नर्मदा के उत्तरी तरफ और नर्मदा के दक्षिणी तरफ, उत्तरी तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिणी तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। पचमढ़ी में जो पर्वतमाला है वहाँ पे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव का मंदिर, सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुपम दृश्य देखने की प्रमुख स्थान है। यहाँ पर स्थापित पौराणिक गुफाएं महत्व रखती हैं। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात है न, वहाँ की नदी पर बना हुआ है। मंदाकिनी तट पर निर्गम निसर्ग की मंदाकिनी नदी भी वहीं पे है। मंदाकिनी नदी अपन पढ़ते हैं ना चित्रकूट में, मंदाकिनी नदी है चित्रकूट, ये उत्तर वहीं पड़ता है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। भरत मिलाप भी वहीं चित्रकूट में हुआ था। वो स्थल वहाँ पे बहुत। कामतगिरी की गुफाएं, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए भरौत ही प्रसिद्ध है। वहीं भरौत कहाँ पे है देखना जरा लोकेटेड, वहीं रीवा में ही स्थापित है शायद। अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी शारदा माँ। अलाउद्दीन खां संगीतज्ञ थे। कौन से संगीतज्ञ थे? तबला बजाते थे शायद अलाउद्दीन खान। ये शारदा माँ को मानते थे वो। मैहर जिला सतना में स्थित है। मैहर जिला सतना में स्थित है। मैहर जो स्थान है वो सतना जिला में स्थापित है। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे। अब अवंतिका मतलब उज्जैनी के, अवंत का पुराना नाम था जिसको आज उज्जैन के नाम से जानते, पहले वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, है ना। कालिदास, बराय मेहर, बाणभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। जैसे अकबर के 9 रत्न हुए हैं ना, उसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी 9 रत्न हुए हैं। उनमें कालिदास, बराय मेहर, बाणभट्ट, है ना, बराय मेहर, कालिदास, बराय मेहर, बाणभट्ट, ये उनमें के 9 विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा भी यहीं पर प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण जी ने जो 64 कलाओं की शिक्षा ली थी 14 दिन में या 40 दिन में, संदीपनी आश्रम वहीं है उज्जैन में। प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला वहाँ पे लगता है। अब लगेगा उसमें नासिक में नहीं, वहाँ पर उज्जैन में। हाँ, सबे मालवा सुबह बनारस की यह उक्तियाँ चरितार्थ करती हैं मालवा की धारा नगरी के लिए। ऐतिहासिक पौराणिक वैभव मालवा में बहुत सी, यहाँ पे बाघ की गुफाएं, मांडू के नाम से प्रसिद्ध माधवगढ़, ये बाघ की गुफाएं देख लेना कहाँ लोकेटेड है, मालवा में स्थित है, उज्जैन के आसपास हैं बाघ की गुफाएं। मांडवगढ़ भी वहीं से अपन जाते हैं और इंदौर से जाते हैं, पास में पड़ता है मांडवगढ़, 40 किलोमीटर दूर। मांडवगढ़ किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन आता पीएससी में भगनाव से। मालवा के अंतिम राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, बाज बहादुर जी मालवा के राजा हुए, उस समय शासक हुए हैं, उन्होंने मांडवगढ़ की स्थापना की थी। और बाज बहादुर और रूपमती वहीं के थे, ये वहीं की थी, ये मांडवगढ़ के महल उन्हीं ने बनवाए हैं। निमाड़ के बड़मानी क्षेत्र में 52 गजा, बड़मानी जो पड़ता है ना, वहाँ 52 गजा आदिनाथ की प्रतिमा स्थित है। लोकमाता अहिल्याबाई
ने राजवाड़ा का इंदौर में निर्माण करवाया था। यहाँ कांच मंदिर भी स्थापित करवाया था, वहीं पे कांच मंदिर स्थित है उज्जैन में। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झाबुआ जिले में स्थित है। भामरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। कहाँ पे? झाबुआ में स्थापित है भामरा ग्राम। भामरा ग्राम नाम का एक ग्राम है जहाँ पे क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। फिर आते हैं भगौरिया का मेला। झाबुआ में ही होता है भगौरिया का मेला, साल भर में एक बार होता है। आदिवासियों का मेला है वो, और वहाँ पे युवा कुरुतियाँ अपने लिए वर और वधू का क्या करते हैं? चयन करते हैं। साल भर में एक बार मेला लगता है ना। फिर आता है लोक आस्थाओं और विश्वासों में ईसुरी की फागें है ना। बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं ईसुरी। फागें जो उस पर रक्षाबंधन की टाइम गाई जाती हैं फागें, वो ईसुरी ने लिखी हैं। फिर लोक नृत्य राही, जिसको राई कहते हैं। राही जो बुंदेलखंड का है, लोक नृत्य वहीं बुंदेलखंड का है। सेरा राही, हम लोगों ने देखा, हमारे गांव में होता था सैरो जैसे कहते, और राही भी होती हुई हमारे गांव में हमने देखी है। ये वहीं के लोक नृत्य हैं, ये बुंदेलखंड के। बधावा बधाई बजती, बधावा भी बुंदेलखंड का नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचा चुके हैं। आला यहाँ का शौर्य गीत है। आला उदल बुंदेलखंड में जन्मे हैं, तो शौर्य गीत है वो। आला गाया जाता है, बरसात के टाइम में गाया जाता है वो। आला उदल लिए कुल्हाड़ी, देखो ऐसे है बर्ताव। आला चढ़ गए हैं पर्वत पर, अरे आला चढ़ गए हैं पर्वत पर, कूद पड़े हैं पंख उड़ाए, आला की है गाथा गावें। ऐसे आला गाए जाते हैं, है ना। बुंदेलखंड की शान कहाँ कहे जाने वाले महाराजा छतरपुर नगरी बसाई थी जिनने, छत्रसाल ने। कौन सी नगरी बसाई थी? छतरपुर। महाकवि भूषण हुए हैं, जो छत्रसाल की प्रशंसा करते थे उस समय, है ना। छत्रसाल के दरबार में रहते थे कवि भूषण। छतरपुर के राजा हैं ये, जिनने छतरपुर बसाया था छत्रसाल ने। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर। जब हिंदी पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि रीतिकाल किसे कहते हैं। पद्माकर। व्याकरण के पंडित कामता प्रसाद गुरु। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरीश सिंह गौर, इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं। पन्ना की हीरा खदारें, है ना, विश्व प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते ये मंदिर। चंदेल शासकों ने खजुराहो बसाया था, है ना। बेतवा नदी के तट पर ओरछा बुंदेली राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव राव, जिनकी कृति है रामचंद्रिका, आते हैं जनरली कॉम्पिटिशन में, सृजन यहीं हुआ था। केशव कवि ने रामचंद्रिका नाम की जो कृति लिखी है, वो वहीं पे ओरछा के आसपास ही उन्होंने लिखा, बुंदेलखंड में लिखी थी उनने, है ना। कवि बिहारी का संबंध ओरछा से है। कवि बिहारी हुए हैं, वो ओरछा के रहने वाले थे। यहाँ राम राजा का मंदिर ओरछा में है, दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर है ना। ऐसी कहावत है कि वहाँ की रानी राम राजा को लेने गई थी कहीं, और उनने स्वप्न दिया था, और उनने कहा था हमें कहीं रखना नहीं तुम, तो वो अपने स्थान पे ले जा रही थी, तो लेकिन उनने वो माँ राम राजा की मूर्ति वहीं रख दी, तो फिर वो दोबारा वहाँ उठी नहीं। तो आज भी वहाँ में राम राजा का मंदिर है, और रोज़ को वहाँ पे पुलिस वहीं रहती है, रोज़ को सलामी देती है बंदूक से राम राजा को सुबह शाम, है ना। प्रसिद्ध मंदिर है ये। फिर आता है भारत के राष्ट्रीय वन उद्यान। सबसे अधिक वन उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 9 है। राष्ट्रीय वन उद्यान, नेशनल पार्क, जिनको नेशनल पार्क कहते हैं, 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, है ना। नेशनल टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान अलग होते हैं और राजकीय उद्यान अलग होते हैं। स्टेट रिजर्व, नेशनल स्टेट रिजर्व पार्क अलग होते हैं, और नेशनल रिजर्व पार्क अलग होते हैं, जिनको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है।
और उनको कहा जाता है राजकीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 9। कितने हैं? 9 मध्य प्रदेश में। भारत में तो बहुत ज़्यादा हैं, 33-34 हैं, कितने हैं देखना पड़ेगा। इनमें मंडला बालाघाट जिले में स्थित कान्हा, मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में स्थापित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ उमरिया जिले में है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के पास ही में है, भोपाल से लगा हुआ। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का मतलब कहलाता है जहाँ जीवों के अवशेष पाए गए हैं, कहीं डायनासोर के, हाथी के, आदमी के, ये अवशेष वहाँ पाए गए हैं हड्डी रूपी, और वो पत्थर रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो उनको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मंडला में है, मंडला जिले में। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांवर, अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में अलग अलग पशु पाए जाते हैं, है ना। जनरली बहुत से नॉर्मल हैं, वो सब जगह एक से पाए जाते हैं। नीलगाय, भालू, चौसिंगा, चिंकारा, सुअर, भेड़िया, सोन कुत्ता, ये सब जगह एक से पाए जाते हैं, है ना। चीतल, बटेर, गरुण, बगुला, ये सब में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है, ये लिखा है इसमें। छात्र छात्राओं में वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मोगली महोत्सव मनाया जाता है। मोगली महोत्सव, मोगली की कहानी सुनी होगी, पहले टीवी में आता था। तो मोगली पहले कहते हैं कि जंगल में लड़का था, गुम गया था, वनों के साथ, वन्य प्राणियों के साथ रहने लगा, तो वो वन प्राणी उसको चाहने लगे, तो वो पशु जैसा व्यवहार करने लगा, तो उसका नाम मोगली रख दिया गया था। तो मोगली महोत्सव मध्य प्रदेश में हर साल मनाया जाता है। हाँ, इसका राज्य स्तर का प्रथम कार्यक्रम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी हम पिछली उसमें बता चुके हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले इसका राष्ट्रीय उद्यान में इसका कार्यक्रम किया गया था। भीमबेटका जैसी अनेक गुफाओं में आदि मानव द्वारा हजारों वर्ष पहले बनाई गई कंदराएं, आदि मानव द्वारा कंदराएं बनाई गई भीमबेटका में, उन्हीं द्वारा चित्र काटे गए हैं पहाड़ों को काट करके, है ना, जिनको भित्ति चित्र कहते हैं। दीवारों पर आकर्षक चित्र उकेरे गए हैं उनके द्वारा, है ना। प्रदेश में बुंदेली, मालवी, बघेली, निवाड़ी, ये अपन को पढ़ना चाहिए। भीली, ये इनकी भाषाएं, है ना। प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, बहुत सी ऐसी प्रकार के उत्सव ही मनाए जाते हैं। इस प्रकार अभी हमने ढोला, मारू, मच, स्वांग और लोट नाट्य प्रसिद्ध हैं विभिन्न समाज में, ये लिखा हुआ है इसमें। महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश में मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए बहुत से प्रकार के वो त्यौहार मनाए जाते हैं। लोक नृत्य, बधावा, डमरियाई पैरों को थिरकने के लिए विवश कर देते हैं। डमरियाई भी एक नृत्य है, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। माच, स्वांग, ये लोक नाट्य हैं। ढोला मारू, ये लोक नाट्य हैं। लोक नृत्य में नचते हैं अपन, और लोक नाट्य में नाटक प्रस्तुत करते हैं अपन, है ना, मंचन करते हैं, समझ गए। फाग, कजरी, देवारी, दादरा, भजन, ठुमरी, इनको गाते हैं अपन। फागों को गाते हैं, कजरी को गाते हैं, देवारी को गाते हैं, दादरी गाते हैं, ब्याह के टाइम पे गाते हैं दादरी। भजन, ठुमरी, लोकगीत, इनको अपन सुरीली आवाज़ में गाते हैं अपन। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के वैभव से संबंधित बातें हैं। मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको खास बताई। इस प्रकार के प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो सारे बच्चों को ये ध्यान रखना है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं आपको, इसको पाठ को आपको पढ़ना है, और हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, तो इस पाठ को पढ़ करके वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जब अध्ययन करते हैं तो अपन अध्ययन के दौरान अपन को शार्प माइंड होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए एक एक पॉइंट पर कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है,
किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो साथ में आपको कंपटीशन की भी तैयारी करना है, अपने सामान्य जीवन में भी अपन को ये सामान्य जानकारियाँ होना चाहिए, ताकि आने वाली अपनी सनातन संस्कृति के संदर्भ में अपन लोगों को जानकारियाँ दे सकें। तो अपन जब कोई भी अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं तो माइंड को शार्प रहते हुए चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए अपन को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। घंटों बैठे रह के अध्ययन करने से चीज़ें समझ में नहीं आती। आप कम समय पढ़िए, चीज़ों को समझिए। आप जब चीज़ों को समझेंगे तो आपकी बुद्धि में वो चीज़ें आएंगी कि लोक नृत्य क्या होता है, लोक नाट्य क्या होते हैं। तो लोक नाट्य मतलब प्रस्तुत करना, जैसे कोई भी नाटक को प्रस्तुत करना है ना। जैसे आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो लंबे समय तक चला, उसको मंच पे आप प्रस्तुत करिए कि कौन कौन से उसमें उस समय योगदान दिया राष्ट्रीय आंदोलन में, कौन कौन से शहीद हुए, कौन कौन से लोग शहीद हुए, कैसे कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कार्य किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कैसे कैसे कार्य किया, तो मंचन करना उसको। एक लड़का चंद्रशेखर आज़ाद बन जाएगा, एक लड़का भगत सिंह बन जाएगा, ये मंचन करना, इसको बोलते हैं लोक नाट्य। समझ गए? इस टाइप की स्थिति प्रदर्शित करना, इसको बोलेंगे नाट्य, नाटक प्रस्तुत करना मंच पे। और लोक नृत्य में मतलब डांस करना। राही एक बीच में ढोलक बजाता है, मृदंग, और आजू बाजू लोग नाचते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं राही, है ना। ऐसे बहुत से लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग लोक नाट्य हैं। स्वांग और राही, ये स्वांग लोक नाट्य है कहाँ का, बुंदेलखंड का। राही लोक नृत्य है कहाँ की, बुंदेलखंड की। दोनों अलग चीज़ें हैं। नाटक को मंच में प्रस्तुत किया जाता है और राही को डांस किया जाता है। तो दोनों चीज़ें कहाँ की हैं, बुंदेलखंड की हैं। तो हमारे मालवा का कल्चर संस्कृति अलग है, हमारे निमाड़ की संस्कृति अलग है, मालवा की सांस्कृतिक चीज़ें अलग हैं। तो हमको माइंड में ध्यान रखना है कि किन क्षेत्रों को मालवा बोलते हैं, किन क्षेत्रों को निमाड़ बोलते हैं, किन क्षेत्रों को बुंदेलखंड बोलते हैं, किस क्षेत्र को महाकौशल बोलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में भौगोलिक धरातल की दृष्टि से मध्य प्रदेश को भौगोलिक धरातल की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है ना। और प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे नर्मदा जी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें जल प्रवाह क्षेत्र, जिसमें नर्मदा जी में आकर विभिन्न नदियां मिल जाती हैं, तो वो जल नर्मदा जी का पूरा प्रवाह क्षेत्र है कहलाएगा। समझ गए? गंगा जी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, जिसमें हजारों नदियां गंगा या जमुना जाकर से मिलती हैं, तो उसको वो प्रवाह क्षेत्रों का वो कहलाएगा। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है। यदि आप समझ नहीं रहे और पढ़ते जा रहे हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आएंगी, आप बौद्धिक रूप से तर्कशील नहीं बन पाएंगे आप। तो आपको यदि आपको ज्ञान आगे बढ़ाना है, गहराई से चीज़ों को समझना है, तो कम समय पढ़िए, लेकिन 100% उसमें घुस जाइए, उस किताब में, उस बातों में जो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं समसामयिक रूप से। ठीक है बच्चों?